हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुशामदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है टू डायमेंशनल अरेज इन मैटलैब। टू डायमेंशनल अरे में क्या होता है, एक से ज़्यादा रोज होती है और एक से ज़्यादा कॉलम होती है। ठीक हो गया। इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। इसको डिफाइन करते हैं सेम एज इट इज़, वैसे नाम लिखेंगे। पहले नाम लिखा और वेक्टर का जो हमने नाम देना, कैपिटल लेटर भी हो सकता है, स्मॉल लेटर भी हो सकता है, जो मर्जी आपकी मर्जी है। ए कह देता हूँ मैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैंने इसको जो नाम के बाद इसके एलिमेंट देने हैं। एलिमेंट अरे को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है कि भाई हमारे पास क्या है, वेक्टर आने वाला है, यानी कि अरे आने वाली है। अब वो अरे रो वेक्टर थी या कॉलम वेक्टर, वो वन डायमेंशन में चला जाता था, लेकिन अब हम टू डायमेंशन की बात करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट देंगे। फर्स्ट रो में फर्ज किया 3 एलिमेंट थे, 3, 5 और 7। ये 3 एलिमेंट था। फर्स्ट रो मेरी मुकम्मल हो गई। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट रो में जाऊंगा और नेक्स्ट रो में जाने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। नेक्स्ट रो में जाने के लिए क्या करते हैं, सेमीकोलन यूज करते हैं। तो मैं नेक्स्ट रो में जाने के लिए सेमीकोलन यूज करूंगा या फिर एंटर की प्रेस करते हैं। ठीक है, मैंने सेमीकोलन प्रेस कर लगा दिया और इसके बाद मैं अगली रो के एलिमेंट देता हूँ। अगली रो के एलिमेंट में कहता हूँ 2 है, 3 है और 6 है। ठीक है। अब एक ही रो में एलिमेंट को अलहदा करने के लिए स्पेस भी यूज कर सकते हैं, कॉलन और ये कोमा भी यूज कर सकते हैं। मैंने पहले में स्पेस यूज किया, इसमें कोमा यूज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमने ये बताना ये एक ही रो के एलिमेंट है तो ये कोमा से सेपरेट कर दें या स्पेस से सेपरेट कर दें। नेक्स्ट रो में जाने के लिए हम हमेशा सेमीकोलन यूज करते हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट रो में जाने के लिए सेमीकोलन लगाया, यानी कि पहली रो में मेरे पास होगा 3, 5, 7 सेमीकोलन, यानी कि नेक्स्ट रो में चल जाएगा। नेक्स्ट रो में 2, 3, 6 ये होगा और इसको मैं क्लोज करते हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गई है जिसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। ठीक हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। 2 रोज और 3 कॉलम की मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गई है। और जब आपने मैट्रिक्स डिफाइन करनी है तो आपने ये जहन में रखना है, हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता एक में कम है एक में ज्यादा है, हर रो में इक्वल होने चाहिए। अगर उसमें 0 भी है तो आपको 0 भी लिखना पड़ेगा, यानी कि मैं ये नहीं कर सकता मैं पहली रो में एलिमेंट दे देता हूँ 2, 5 और 8 और तीसरे एलिमेंट दूसरी रो में मैं कहता हूँ कि भैया ना एक एलिमेंट 0, जो सा 0 मैं 0 की बजाय लिखता ही नहीं, मैं कह देता हूँ 1 और 3 कह देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूं। तो ये एरर देगा, इसने एरर देना, क्योंकि एक रो में जितने एलिमेंट है दूसरी रो में भी उतने ही, हर रो में एलिमेंट बराबर होने चाहिए। अगर कोई एलिमेंट 0 है तो उसको 0 एज इट इज लिख दें, आप कोई एलिमेंट कम नहीं हो सकते। अगर आप एलिमेंट कोई ऐसी असाइनमेंट करने की सोचते हैं कि भाई यानी कि एक रो में एलिमेंट कम है दूसरे में ज्यादा, तो ये एरर देगा। ठीक होगा। ये हो गया हमारे पास टू डायमेंशनल अरे। और टू डायमेंशनल अरे में हमारे पास 3 जो खास मैट्रिसेस होती हैं वो होती है हमारे पास सिंगल वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी के बाद होती है हमारे पास नल मैट्रिक्स और एक होती है आई मैट्रिक्स, वो वाली 1 1 वाली मैट्रिक्स। आइडेंटिटी कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ डायगोनल पे 1 होता है और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट होते हैं वो तमाम एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेने के लिए हमारे पास होती है आई की कमांड, आई। ठीक है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक जैसे होते हैं। ठीक है। इससे पहले हम आइडेंटिटी की बजाय हम वो देख लेते हैं जो हमारे पास जीरोज मैट्रिक्स है। जीरोज मैट्रिक्स है। ठीक है। अब जीरो मैट्रिक्स है तो इसमें हमें बताना पड़ेगा हमें जीरोज, इसका मतलब जीरोज का मतलब है हमें एक मैट्रिक्स चाहिए जिसमें 0 0 होने चाहिए। अब हम बताएंगे वो मैट्रिक्स का साइज कितना होना चाहिए। पहले हम रो बताएंगे, दूसरे में हम कॉलम बता देंगे। मैं कहता हूँ 2 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। ठीक है। 2 रो और 3 कॉलम की मेरे पास एक 0 0 वाली मैट्रिक्स आ जाए तो वो ये मेरे पास हो जाएगी। 2 रो और 3 कॉलम 0 0 वाली मैट्रिक्स आ गई। ठीक हो गया। तो जीरोज क्या कहता है, ये बताता है 0 वाली मेरे पास मैट्रिक्स आएगी जिसके तमाम एलिमेंट जीरोज होंगे और बाद में हम बता देंगे 2 रोज और 3 कॉलम चाहिए। इसी तरह 1 की हमारे पास मैट्रिक्स होती है, उसमें हम बताते हैं जितनी रोज चाहिए जितने कॉलम चाहिए वो हम बता देंगे, जितनी रोज चाहिए जितने कॉलम चाहिए। 2 रो 3 कॉलम की मेरे पास एक मैट्रिक्स हो जिसमें क्या होना चाहिए 1 1 होने चाहिए, और एलिमेंट उसका क्या होना चाहिए 1 1। ये हो गया। ठीक है। इसमें हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम खुद बताए हैं। अब जो हमारे पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके होते हैं दोनों नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। तो मैं सिर्फ नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम बता दूं तो दोनों काम हो जाएंगे। इस वजह से मैं बता देता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है जिसके क्या हो, जो कितने हो 3 रोज और 3 ही कॉलम होंगे उसमें, क्योंकि वो जो डायगोनल वो जो होती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये अब क्या करेगा 3 by 3 की एक मैट्रिक्स लेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ये हमारे पास आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। ये अभी हमने सीखे हैं सिंपल नंबर पुट करना, यानी कि जो एलिमेंट हो सकते हैं वो नंबर हो सकते हैं, लेकिन हम जो ये वेक्टर अरेज बनाते हैं उसमें सिर्फ नंबर्स ही वो एलिमेंट नहीं हो सकते, वो भी हर वो चीज हो सकती है जिसका जो फाइनल आंसर होना है वो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, मैटलैब में ये काम होता है। और जो दूसरे लैंग्वेजेस होते हैं उसमें तो हम स्ट्रिंग्स भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि जो से आपने लेनी है नंबर, वो आंसर जो होने चाहिए, जो आपने एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप वहां पर, या फिर वेरिएबल लिख सकते हैं जिनका फाइनल आंसर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं एक वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, x बराबर है 4 और y बराबर है 7। ठीक हो गया। और मैं कहता हूँ z नाम की मेरे पास एक मैट्रिक्स हो जिसमें क्या होने चाहिए, x का स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए y का स्क्वायर, फिर क्या नेक्स्ट रो में आना चाहिए x का क्यूब और y का क्यूब। ठीक हो गया। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। यही जो भी आपको एक्सप्रेशन बनाना चाहिए, मैंने तो सिंपल सा एक्सप्रेशन ले लिया ना भाई, यानी कि ये एक सिर्फ x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, x का क्यूब, y का क्यूब, सिंपल सा एक्सप्रेशन ले लिया। आप मुश्किल से मुश्किल एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ये बात ज़हन में रखनी है, जितने नंबर ऑफ पहली रो में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, दूसरी में भी उतने, तीसरी में भी उतने, चौथे में भी उतने, सारों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। अगर आप एक में कम एक में ज्यादा करते हो तो आपके पास एरर आएगा। अब पहले में मेरे 2 एलिमेंट है, दूसरे में भी 2 एलिमेंट हैं, ये हो गया। अब मैंने नंबर पुट नहीं किया था, मैंने क्या एक्सप्रेशन पुट किया है जिनका फाइनल आंसर क्या होना था, कोई नंबर होना था, क्योंकि x को मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं। तो x के स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर यानी कि 49, तो इसका फाइनल आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू थी, तो ये मेरे पास असाइनमेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये फाइनल आंसर हो गए। हम इनके अलावा जो लाइन स्पेस और लिन स्पेस और वो हमने जो वेक्टर स्पेसिंग वाले हमने किए थे कि कांस्टेंट स्पेसिंग वाले एलिमेंट, वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, लेकिन आपको ये बात ज़हन में रखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इक्वल होने चाहिए। आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए हर रो में। मैं कहता हूँ ए नाम की मेरे पास एक मैट्रिक्स हो जिसमें एलिमेंट में पहले में लाइन स्पेस से, क्योंकि हमें पता है लाइन स्पेस से और जो हमारे पास इक्वल जो सा वो था डिस्टेंस स्पेसिंग थी, उनसे जो होता है एलिमेंट हमारे पास वो आते हैं कांस्टेंट स्पेसिंग के साथ आते हैं, और वो क्या होता है, एक रो होती है। तो मैं पूरी रो को मैं इससे शो कर देता हूं। मैं कहता हूं लाइन स्पेस 2 से लेकर 6 तक, जिनमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं इसमें नंबर बताते हैं कितने नंबर चाहिए। मैं कह देता हूँ 4 एलिमेंट होने चाहिए, तो ये 4 एलिमेंट देगा। अब जो आप नेक्स्ट रो में जाएंगे, नेक्स्ट रो में जाकर आपने 4 एलिमेंट ही देने हैं, वो कांस्टेंट स्पेसिंग के जरिए दे दें, वो आप जिस तरह मर्जी दे दें, लेकिन 4 एलिमेंट देने मैं दे देता हूँ 3, 6, 8 और 9। ठीक हो गया। अब पहली रो में भी 4 एलिमेंट है, दूसरी रो में भी 4 एलिमेंट है, तो ये एरर नहीं देगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि किसी में रो में एलिमेंट ज्यादा देते हैं, किसी में 2 कम, तो वो एरर देगा, इसने एरर नहीं देना। ठीक हो गया, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और मैट्रिक्स बना लेता हूँ, A इज इक्वल टू लाइन स्पेस 3 से लेकर 10 तक एलिमेंट होने चाहिए, जिनमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, 5 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, और मैं नेक्स्ट रो में मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट रो में करता हूँ 4, 6, 8, 9, 2, 1, कितने एलिमेंट हो गए, 3 और 3, 6 एलिमेंट हो गए। लेकिन पहले मैंने 5 लिए, तो ये मुझे देगा एरर। ये मुझे क्या करेगा, मैं करता हूँ इसको, ये देगा एरर। ठीक है, अब मैं ये एरर क्यों दिया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए अगर जो दिए होंगे। लेकिन अब मैं ये कर सकता था कि मैंने एक पहले उससे अगर मैं 5 एलिमेंट ले लिए हैं, छठा मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, कोई अगर मुझे चाहिए था तो छठा मैंने अपने तरफ से एलिमेंट डिफाइन कर दिया, ये इसने एरर नहीं देना। यानी कि हम ये लाइन स्पेस का मतलब क्या है, मुझे एक रो वेक्टर दे दो जिसके कितने 5 एलिमेंट होने चाहिए, 5 एलिमेंट हो गए। अब मैं उसी रो में छठा एलिमेंट अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये हो गया। अब मैं इसी तरह ये भी कह सकता हूँ, एलिमेंट मैंने लेने, मैं कहता हूँ लाइन स्पेस 3 से लेकर 6 तक एलिमेंट होने चाहिए, जिसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3। ठीक हो गया, और मैं इसी रो में एक और लाइन स्पेस लगा देता हूं। मैं कहता हूं मेरे पास एलिमेंट होने चाहिए 2 से लेकर 9 तक, एलिमेंट कितने होने चाहिए, 4। ठीक हो गया, और मैं नेक्स्ट रो में जाके कह देता हूं लाइन स्पेस 3 से लेकर 7 तक, लेकिन एलिमेंट कितने होने चाहिए, 6। ठीक हो गया, और इसके बाद मैं कह देता हूं लाइन स्पेस
अब पिछले पहली रो में मेरे पास कितने एलिमेंट है, 7 है, और यहाँ मेरे 6 है, तो मैं एक एलिमेंट और ले, लिन स्पेस में नहीं लगाता, मैं एक एलिमेंट और ले लेता हूँ, 4। ठीक हो गया। ये प्रोग्राम इसमें एरर आ गया था, लिन स्पेस का किसी मिस्टेक हुआ, लिन स्पेस इसका LI इसका N नहीं लिखा, इस वजह से एरर आ गया था। प्रोग्राम में इन्होंने एरर कर सही करके दे दिया, तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से नहीं ना चला था। तो आप अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी आप उसको अरे एक रो को एलिमेंट दे सकते हैं, 2 डायमेंशनल में भी 1 डायमेंशनल में भी एक रो को आप अपनी मर्जी से एलिमेंट दे सकते हैं। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखना है, हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। आप लिन स्पेस से दें, आप कांस्टेंट स्पेसिंग से दें, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह आप कांस्टेंट स्पेसिंग से भी डिस्टेंस कांस्टेंट स्पेसिंग से भी एलिमेंट दे सकते हैं। मैं कहता हूं ए में मेरे पास एक वेक्टर अरे होगी जिसमें एलिमेंट क्या होने वाले हैं, 2 से लेकर एलिमेंट होने चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए, और एलिमेंट कहां तक, 8 तक। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट बनेंगे ये आपने पहले खुद काउंट कर लेने हैं। जो लिन स्पेस होता है उसको हम एलिमेंट बताते हैं, लेकिन इससे आपको पता होना चाहिए कितने एलिमेंट बनने हैं, ताकि आपके पास रोज और में किसी भी रो में नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद ज्यादा या कम ना हो जाए, इक्वल रहनी चाहिए। अब इसका पता आपके पास 4 एलिमेंट बनने हैं। ठीक है, तो अब जो आपने नेक्स्ट एलिमेंट लेने हैं, नेक्स्ट रो में जाना है, उसमें भी 4 एलिमेंट आपने लिखने हैं जो होंगे, ये बन गया। ठीक है, तो आप कांस्टेंट स्पेसिंग के जरिए भी कर सकते हैं, लिन स्पेस के जरिए भी कर सकते हैं। इनका मकसद सिर्फ हमें बताना होता है, एक रो, इस लिन स्पेस का मतलब क्या है, एक रो वेक्टर हो मेरे पास, यानी कि एक सीधी रो हो जिसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए 3 से लेकर 6 तक, लेकिन 3 एलिमेंट होने चाहिए। ये बता दिया 4 एलिमेंट होने चाहिए, और ये एक ही रो में लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक रो वेक्टर एक लाइन में आ गया, उसी के आगे हमने एक और रो वेक्टर लिख दिया, तो ये एक मैट्रिक्स की पूरी एक रो बन गई। ठीक हो गई, हमारे पास रो वेक्टर हो गया। अब इनके साथ 2 डायमेंशनल रो वेक्टर हो गया, अरे वेक्टर हो गया। अब इसके साथ हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑपरेटर। ट्रांसपोज ऑपरेटर का क्या काम होता है, ट्रांसपोज ऑपरेटर जो हमारे पास मैथ में ट्रांसपोज लिया जाता है मैट्रिक्स का, वो काम करता है। उसके लिए हमारे पास सैम्पल यूज होता है अपोस्ट्रोफी का, सिंगल कोड जो सही हमारे पास है। ठीक हो गया, तो इसको अब कैसे वो करता क्या काम है, ये मैथ वाले को तो पता ही होगा। वैसे इसमें ये करता है, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देता है, यानी कि जो फर्स्ट रो होगी उसको फर्स्ट कॉलम बना देगा, जो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देगा। ठीक है, और अगर हमारे पास रो वेक्टर होगा तो उसको कॉलम वेक्टर बना देगा, और कॉलम वेक्टर होगा तो उसको रो वेक्टर बना देगा। जैसे मैं एक वेक्टर ले लेता हूं 3 5 7, अभी मेरे पास बना एक रो वेक्टर। ठीक है, रो वेक्टर बना है, लेकिन मैं रो वेक्टर बन गया, ये आपके सामने है, और मैं कह देता हूं बी बराबर है ए के ट्रांसपोज के, ए के ट्रांसपोज के। अब जो बी बनेगा वो क्या बनेगा, ए के तमाम एलिमेंट को लेकर वो कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि बी हमारे पास एक कॉलम वेक्टर आएगा। ठीक हो गया, ये वही एलिमेंट है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। मैं कहता हूं बी मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर नहीं अरे है, 3 4 5, 3 एलिमेंट हो गए, 7 8 9, 3 एलिमेंट हो गए। ठीक हो गया, अब ये क्या करेगा, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, सी बराबर कर देता हूँ, या फिर सिंपली बी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। असाइनमेंट करनी है अपने असाइनमेंट कर लो, असाइनमेंट नहीं करनी, सिर्फ ट्रांसपोज लिखना, ट्रांसपोज लिख दो। मैं सिंपली इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख देता, फिर भी वो उसका ट्रांसपोज लिया जा रहा था। ठीक है, तो अब ये बी का ट्रांसपोज लूंगा, ये क्या करेगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। 3 7, अब ये रो में, ये पूरी रो 3 4 5, पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना देगा 3 4 5, एक कॉलम, और दूसरा कॉलम 7 8 9, 2 कॉलम बनेंगे और 3 रो बनेगी। अब इसकी 3 4 5, ये पहली रो थी, इसको पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो थी, इसको दूसरा कॉलम बना दिया, ये इसका ट्रांसपोज लिया गया। जो मैंने ये किया था काम, इसको मैं सिंपली ये असाइनमेंट करने के बजाय मैं इसको कर लेता हूँ, 2 मिनट। ये वाली रो थी इधर आ गई, अब मैं इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दूंगा तो भी इसको बी की वैल्यू यही करके देगा, बी की वैल्यू यही करके दी है। ठीक है, असाइनमेंट करनी है नहीं करनी है वो आपकी मर्जी, असाइनमेंट करते हुए आपने ट्रांसपोज लेना, जिस तरह मर्जी ट्रांसपोज ले लें, लेकिन ट्रांसपोज का मकसद क्या होता है, वो जो भी आपने लिखे, जो भी अरे आपने दी है उसको क्या करेगा, रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देगा, रो को कॉलम बता देगा। ठीक हो गया।